21 तारीख को मैं संभल गया। वहाँ पर 19 नवंबर को एक नकली केस एक वकील साहब हैं हरिशंकर जैन, उन्होंने दाखिल किया था कचहरी में, और फ़ौरन जज साहब ने बगैर दूसरी पार्टी को सुने उसको एक तो एडमिट कर लिया और फ़ौरन उस पर ये ऑर्डर दे दिया कि इसका मस्जिद का, शाही मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। कोई बुनियाद नहीं थी। जो 500 साल पुरानी मस्जिद है कि उसके नीचे कभी कोई मंदिर रहा होगा या क्या होगा, लेकिन इनके दिमाग में आ गई बात तो उन्होंने कोई फाइल कर दिया। सर्वे हुआ, उसी दिन सर्वे की टीम पहुंच गई। शाम को सर्वे हुआ, मस्जिद वालों ने, जो इमाम और मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने उनका कोऑपरेट किया उनके साथ। 24 नवंबर को यानी 5 दिन के बाद अगले दिन सवेरे 6:30 बजे के आसपास फिर एक टीम आ गई। साथ में पीछे से कुछ और लोग आए जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। उत्तेजना पैदा हो गई, कुछ पथराव हुआ, उसमें गोली चली। पुलिस कहती है हमने गोली नहीं चलाई, लोग कहते हैं कि गोली उनकी तरफ से चली। अब ये तो जांच की बात है, लेकिन गोली चली और 5 लोग मरे। उसमें 3 तो मुस्लिम यूथ है, एक 22 साल का बिलाल, एक 18 साल का अयान और एक 19 साल का कैर, लड़के हैं। एक फेरी लगाने वाला रूमान, जो कपड़े की फेरी लगा के गांव-गांव में कपड़े बेचता था, यानी गरीब तबके के लोग, 45 साल की उम्र का, और एक नईम 35 साल का आदमी, ये मजदूर तबके के लोग, इनकी मौत हो गई। जब भी अपन किसी भी बेमुद्दे के मुद्दे को खड़ा करके जुनून भड़काने के एतबार से ये काम करते हैं और प्रशासन आपके साथ जुट जाता है, तो फिर खौफ पैदा होता है, और वही मंजर चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं जाऊं उधर। शुरू में तो 10 तारीख तक की, 10 दिसंबर तक की सरकार ने रोक लगा रखी थी, प्रशासन ने, कि बाहर से कोई आदमी नहीं आ सकता। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी आदमी इस मसले पे फिक्र करने वाला जा नहीं सकता। तो मैं जा नहीं पाया, मैं गुजरात चला गया, लौट कर आया। तो मैं 21 तारीख को वहाँ गया, 12 बजे पहुँचा और शाम को 5 बजे तक वहाँ रहा। मैंने वो मस्जिद का इलाका देखा, चारों तरफ मैं घूमा, पुलिस ही पुलिस थी हर जगह, कहीं जाने नहीं दिया अंदर। तो इमाम साहब से तो बात नहीं कर सका, कुछ सिपाहियों से बात जरूर की, तो उन्होंने कोई ख़ास जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा तो आप कोतवाली चले जाइए, थानेदार साहब से मिल लीजिए। दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदार डर के मारे कुछ बताने से कतरा रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। हाँ, एक पेंट वाला आदमी, बुजुर्ग किस्म के थे, भला आदमी, जिसके अंदर किसी किस्म की हिंदू मुसलमान की का तफरका नहीं, वो उस आदमी ने हमसे बड़ी मोहब्बत से बातचीत की और उसने बहुत ईमानदारी से बताया कि भाई जो बात अखबार में छपी है लगभग वही सही है, और जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया वही हुआ। इसमें 2-3 बातें बड़ी ख़ास हैं कि सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार, पुलिस की तरफ से एक बयान आया कि भाई पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, ये उन्हीं के लोगों में से किसी ने गोली चलाई, मरने वाले सारे मुसलमान। तो मुसलमानों ने मुसलमान पे गोली चला दी, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पथराव के बारे में बहाना बना के इतनी गिरफ्तारियां और लोगों पे केस दर्ज किए गए कि बड़ी तादाद में लोग या तो भागे हुए हैं या कई बंद हैं। यहाँ तक कि वहाँ के सांसद पर ज़िया रहमान बर्क, जिनके दादा बहुत ही मशहूर सांसद रहे आज़ाद हिंदुस्तान में, कई टर्म रहे वो सांसद, हफीजुर रहमान साहब, उनका नाती और बहुत ही सरल आदमी है। मैं इनसे 2 बार मिल चुका हूँ दिल्ली में, बिल्कुल सच्चा सीधा आदमी। तो उनका दर्ज करा दिया, उनकी FIR उनके खिलाफ, जबकि उस दिन वो हैदराबाद गए हुए थे। वहाँ के कई लोगों ने मुझे बताया कि हैदराबाद में थे वो, और इनके घर के सामने और पूरे शहर में बुलडोजर, एक जगह तो बुलडोजर मैंने खुद चलते देखा। सड़क के किनारे नालियाँ होती हैं, नालियों के ऊपर लोग सीढ़ियाँ बना लेते हैं घर में चढ़ने के लिए। उन सीढ़ियों को तोड़ रहे हैं, सीढ़ियाँ टूट जाएंगी, चढ़ेगा कैसे आदमी? 3-3 फुट ऊंचे, 3.5 फुट ऊंचे घर है, उनकी फ्लोर है, तो उस पर चढ़ेगा कैसे आदमी? मैं तो नहीं चढ़ सका। तो इन लोगों, इंक्लूडिंग जो सांसद का घर है, उसके भी सीढ़ियाँ तोड़ दी।
और एक सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए कि बिल्कुल बेटोक हम जो चाहें वो करेंगे। तो ये तमाशा हुआ और उनके घर में गया तो सांसद के पिताजी से मैंने फ़ोन पे बात की थी, लेकिन वो मिल नहीं पाए, कहीं गए हुए थे, तो उनसे तो बात नहीं हो पाई। मैं जो ये आदमी रुमान 45 साल के फेरी लगाने वाले, उनके घर गया, उनके बच्चों से मिला। बड़ा लड़का, सबसे बड़ा लड़का अदनान 23 साल का है, बीकॉम पास है, उसी पे पूरी जिम्मेवारी आ गई। उसकी अम्मा तो विधवा हो गई, कमाती तो है नहीं, घर गृहस्थी के पूरे काम तो करती है, कोई ज़मीन वगैरह है नहीं। और एक भाई उसका एक भाई उसका उज़ैर 17 साल का 11वीं में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है 15 साल का, बहन छोटी है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है, 8 साल की है। जिम्मेदारी उस पर आ गई है, लेकिन इतना सरल, किसी किस्म का छुपाव नहीं। बोले भाई हमने तो पोस्टमार्टम कराया नहीं, हमें पता नहीं था। 11:30 बजे मेरे पिताजी घर से निकले, 8:30 बजे सुबह, और 11:30 बजे उनकी लाश का पता लगा कि उनकी मौत हो गई। कुछ देर में लाश घर आ गई, तो मैंने तो पोस्टमार्टम भी नहीं करा पाए हमने उसी दिन दफना दिया। और हमने पूछा कि गोली, बोले आगे से छोटा सुराख था, पीछे से बड़ा था, तो लगता है कि गोली आगे से लगी होगी, क्योंकि जब गोली आगे से लगती है पीछे से निकलती है तो पीछे बड़ा दायरा में से निकलती है वो। तो इस तरीके का फ्रंट से गोली लगी। मैं बिलाल के घर गया, जो 22 साल का लड़का मरा था, उसका भाई मिला, लेकिन वो बात करने से घबरा रहा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ प्रेस नहीं किया, और घर का कोई बड़ा बुजुर्ग निकला नहीं। तो इस तरीके का माहौल। बाकी पता लगा कि, और लोगों के घर तो मैं नहीं गया, लेकिन ये पता लगा कि वो लोग, उनके परिवार डर के मारे, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये बयान दे दो कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, भीड़ में से गोली लग गई। तो बोले हम कैसे बयान दे रहे, तो लोग भागे फिर रहे हैं। इन लोगों के अलावा जो मरे पूरे शहर में, चूंकि पुलिस जगह जगह गश्त लगा रही है, केस लगा रही है लोगों पे कि हमारे पास वोटिंग है और हम तुम पे केस दायर करेंगे, कुछ पे केस दायर कर दिए, तो इस तरीके से खौफ पैदा हो चुका है। अभी भी शहर में जब मैंने पर्चे बांटे गरीब नवाज वाले, जिसमें संभल का भी जिक्र था, हिंदू और मुसलमान दोनों ने दिलचस्पी से पर्चे पढ़े, और कई लोगों ने, हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने कहा कि आपने सच्ची बात लिखी। तो मुझे लगा कि अभी भी शहर में वो जहर नहीं घुसा जो हमारे दिल्ली में घुस गया है। कल मैं संगम बिहार में वो पर्चे बांट रहा था, एक दुकानदार साहब हमसे कहते हैं, हमने कहा साहब गरीब नवाज वाला एक पर्चा लिखा है ताकि मुल्क का माहौल बेहतर बने, आप पढ़िए। बोले मैं तो श्री राम को पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अरे हमने कहा कि श्री राम और कि हम सभी उन्हीं के ही हैं, गरीब नवाज भी उन्हीं के हैं। अरे बोले हाँ जाइए, आप पाकिस्तान बनवाएंगे, कितने तोड़ेंगे देश को। और वो बल पड़ा, उसका लड़का भी। तब मैंने सोचा कि ऐसे लोग भले ही 10% हो तादाद में, लेकिन चूंकि इनको हुकूमत की शय है, ये हिंदुस्तान के आतंकी हैं, लोगों का सुकून छीनते हैं, खौफ पैदा करते हैं। जब मेरा जैसा आदमी हिल जाता है, जो कि मैं 76 साल का हूं, तो आम लोगों की क्या सूरत होगी वहां पे, जो बेचारे मजदूरी करके पेट भरते हैं। सुकून की बात ये थी कि उसके बाद जब मैं 2 दुकान छोड़ के दूसरे एक हिंदू दुकानदार से मिला, लड़का था वो 30 साल का, और उसने कहा कि साहब पर्चे से तो लोगों का दिमाग नहीं बदलेगा, क्योंकि काफ़ी गहरा जड़ जम गई है। तो हमने कहा बेटा तू बात सही कह रहा है कि और गंभीर एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो हमने फिर कहने लगा लेकिन दुकानदारों में तो भैया, उनको तो अपने दुकानदारों से मतलब है, इन चीज़ों से क्या मतलब। हमने कहा बेटा अभी एक दुकानदार ने हमसे ऐसा ऐसा कहा, तो बोले 10 में 1 आदमी ऐसा भी मिलेगा, आप उसकी फिक्र ना करें, अपना काम करें। मुझे उस लड़के की समझदारी पर लगा कि अब जो हिंदुस्तान जिंदा है। तो इस तरीके से समाज में अच्छी खासी तादाद में जुनूनी लोग खड़े कर दिए गए हैं, हुकूमत की शय है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, और मुल्क का माहौल खौफ का पैदा किया जा रहा है। संभल में अभी भी मुझे उम्मीद है कि 5 लोगों के मरने के बावजूद मुसलमानों में और हिंदुओं के बीच में समझदारी है, दरार नहीं पड़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासन जिन लोगों की मौत हुई है, चाहे वो किसी ने मारा हो, बेकसूर लोग अगर मरते हैं तो उनका मुआवजा उनके लिए मिलना चाहिए, क्योंकि कई जगह मरने वाला अगर हिंदू होता है तो सरकारें मुआवजा देती हैं, बड़े बड़े संगठन मुआवजा दे देते हैं, पैसा देते हैं।
यहाँ कोई करने को तैयार नहीं। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये, वहाँ से जल्दी पुलिस को हटाया जाए और विपक्षी लोगों को साथ लेके हुकूमत, जो वहाँ की सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, लोगों में मेलजोल बढ़ाए ताकि ये खौफ का माहौल, अविश्वास का माहौल दूर हो। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं वहाँ पे, इसलिए मैं सुकून लेके लौटा। लेकिन ये खौफ का मंजर ज़रूर है कि पता नहीं किसको गिरफ्तार कर लें, कब और बवाल खड़ा हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया है वो एक इंडिविजुअल नहीं है, गिरोह है, आतंकी गिरोह है, खौफनाक गिरोह है। इसलिए उसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।